हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर का सबसे पहला टॉपिक वर्ण विचार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट सिलेबस को देखते हुए इस टॉपिक को लिया गया है, जिसके थ्रू आप वर्ण विचार से संबंधित स्वर और व्यंजन के टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें और सुझाव जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि इस वीडियो का ये टॉपिक आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक आज का हिंदी का ग्रामर का स्वर और व्यंजन, जिसके थ्रू हम बात करेंगे कि भाई सबसे पहले आपका हिंदी ग्रामर यानी कि हिंदी व्याकरण होता क्या है। तो दोस्तों, जब भी आपसे पूछा जाता है हिंदी ग्रामर यानी कि हिंदी व्याकरण होता क्या है, तो याद रखिएगा वह शास्त्र जो हमें हिंदी भाषा को सही लिखने, बोलने, पढ़ने आदि के नियमों का ज्ञान कराता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। यानी कि हिंदी के थ्रू अगर हम हिंदी को सही तरीके से बोलना चाहे, सही तरीके से लिखना चाहे, सही तरीके से पढ़ना चाहे, तो हमें जिन नियमों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका ज्ञान हमें जिससे होता है उसे हम कहते हैं हिंदी व्याकरण। ठीक है ना। तो आपके सामने अब क्वेश्चन ये आएगा कि भैया ये बताओ कि जो वर्णमाला है, वर्णमाला किसे कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं हिंदी वर्णमाला। अब जैसे अगर हम क ख ग घ अंगा को लिखेंगे तो आप निश्चित एक क्रम से लिखेंगे, एक क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे। यानी कि सबसे पहले आप क लिखेंगे, फिर ख लिखेंगे, फिर ग लिखेंगे, फिर घ लिखेंगे और फिर आप लिखेंगे अंगा। यानी कि एक निश्चित तरीके से आप लिख रहे हैं। तो टोटल स्वर और व्यंजन को मिलाने पर आपके सामने क्वेश्चन ये आएगा कि वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो आपका आंसर होगा टोटल 52 वर्ण होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि सरकारी वर्णमाला के अनुसार कितने वर्ण होते हैं। तो आपका आंसर होगा कि सरकारी वर्णमाला के अनुसार टोटल 49 वर्ण होते हैं। तो अब आप बोलेंगे कि जो वर्णमाला है, वर्णमाला में से 3 ऐसे कौन कौन से वर्णों को हटा दिया गया, जिसके बाद तो सरकारी वर्णमाला में टोटल 49 वर्ण रह गए। तो आपका आंसर होगा 3 वर्ण याद रखिएगा, एक है ड, एक है र और एक है आपका स्र। ये 3 वर्ण ऐसे हैं जिनको हटा दिया गया है सरकारी वर्णमाला से। यानी कि जब आपसे सिर्फ सिंपल तरीके से पूछेगा कि वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो आपका आंसर होगा 52। और अगर आपसे पूछा जाता है सरकारी वर्णमाला के अनुसार टोटल कितने वर्ण हिंदी में होते हैं, तो आपका आंसर होगा 49। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भैया ये बताओ कि हिंदी शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है। तो आपका आंसर होगा ये फारसी भाषा का शब्द है। ये क्वेश्चन भी आपके सुपर टेट में पूछा गया था, जो कि एक बेसिक क्वेश्चन है। अब आपके सामने क्वेश्चन ये आएगा कि अगर आप वर्णमाला को पढ़ना चाहे, वर्णमाला का वर्गीकरण करना चाहे, तो सबसे पहले क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी होती है और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है। तो आप कहेंगे कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जो होती है उसे हम वर्ण कहते हैं, और जो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है उसे हम ध्वनि कहते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब आप ये कहेंगे कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार अगर मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 11 होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है हिंदी वर्णमाला के अनुसार कितने व्यंजन होते हैं, तो आप कहेंगे टोटल 33 व्यंजन होते हैं। अब आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको स्वरों का वर्गीकरण और व्यंजनों का वर्गीकरण आप अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप, मुझे लगता है कि अगर आप वर्ण विचार के टॉपिक को समझना चाहते हैं, तो ये दोनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्वरों का वर्गीकरण। यानी कि इस वीडियो में हम स्वरों के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है ना। तो स्वरों का वर्गीकरण हम 3 प्रकार से करेंगे। सबसे पहले प्रकार में उत्पत्ति और निर्माण की दृष्टि से करेंगे, दूसरे प्रकार में मात्रा की दृष्टि से करेंगे और तीसरे प्रकार में जिह्वा की दृष्टि से करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं समझ रहा हूँ कि इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए, और मेरा पूरा प्रयास है कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर मैंने इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट, यानी कि अच्छी तरीके से इसका फॉर्मेट तैयार किया है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर है वो कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो याद रखिएगा कि जब उत्पत्ति और निर्माण की दृष्टि से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होगा कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कौन सा, मूल स्वर, और एक होता है संधि स्वर। मूल स्वर किन्हें कहेंगे, जिनकी उत्पत्ति, मान लीजिएगा कि जिनकी उत्पत्ति स्वयं से हुई है, यानी कि वो स्वतंत्र है,
निर्बाध गति से बोले जाते हैं, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर मूल स्वर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ आ है, आ के साथ कोई दूसरा वर्ण जुड़ा नहीं है, ई के साथ भी कोई दूसरा वर्ण नहीं जुड़ा है, ऊ के साथ भी कोई दूसरा वर्ण नहीं जुड़ा है और री के साथ भी कोई दूसरा वर्ण नहीं जुड़ा है। यानी कि टोटल मूल वर्ण हिंदी में कितने हैं? तो 4 है। याद रखिएगा, इन चारों में से एक ऑप्शन आपके सामने देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सा मूल स्वर है या फिर नहीं है। अब आपसे पूछेगा कि संधि स्वर कौन से हैं, तो याद रखिएगा संधि स्वर किन्हें कहते हैं, तो याद रखिएगा संधि स्वर मतलब जिन्हें दूसरे स्वरों की सहायता से बोला जाता है। जैसे अगर मैं देखूं यहाँ पर तो एक स्वर है आ और दूसरा स्वर भी है यहाँ पर आ, यानी कि दो स्वरों को मिलाने पर यहाँ पर बना है क्या? आ। यानी कि ये कहेंगे कि ये जो है वो एक संधि स्वर है, यानी कि दो स्वरों के संयोग से एक तीसरा वर्ण बना है। यहाँ पर देख सकते हैं ई है और ई है, इन दोनों को मिलाने पर बना है बड़ी ई। यहाँ पर छटू ऊ है और छटू ऊ है, इन दोनों को मिलाने पर बना है बड़ू ऊ। यानी कि इन्हें कहेंगे हम संधि स्वर, यानी कि दो वर्णों के मेल से एक नए वर्ण की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो आप कहेंगे कि मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। आप कहेंगे कि ह्रस्व स्वर किन्हें कहते हैं और दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं। तो आप कहेंगे कि ह्रस्व स्वर हम उन्हें कहते हैं जिनमें एक मात्रा का समय लगता है। जैसे जो मूल स्वर थे उन्हें ही हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, यानी कि टोटल 4 वर्ण जो है वो भी ह्रस्व स्वर ही है आपके हिंदी में। कौन कौन से हैं? आ है, ई है, ऊ है और री है। अगर आपसे पूछा जाता है दीर्घ स्वर कौन से हैं, तो याद रखिएगा इन चारों को छोड़ देने पर जितने वर्ण आपके बचे हुए हैं स्वरों में वो सारे के सारे आपके दीर्घ स्वर है। मगर याद रखिएगा इसमें हम अंग और आहा को नहीं लेंगे। अंग और आहा कभी भी दीर्घ स्वर में नहीं आएगा, ये आयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जिह्वा की दृष्टि से स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो आप कहेंगे कि जिह्वा की दृष्टि जो स्वर है वो 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर और एक होता है पश्च स्वर। तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर को कैसे याद करना है, इसका जो ट्रिक है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि स्वरों में अगर हम बात करें तो स्वरों में ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक में यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं क्योंकि इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन याद रखिएगा कि जब भी आपसे मध्य स्वर पूछेगा तो हमेशा याद रखिएगा कि मध्य स्वर में सिर्फ एक ही वर्ण है आ। और याद रखिएगा कि स्वरों में बाकी जितने भी वर्ण बचे हैं उसको हम एक ट्रिक से याद करेंगे, जिसमें हम सिर्फ पश्च स्वर को याद करेंगे, बाकी जितने वर्ण बचे होंगे वो सारे अग्र स्वर में आ जाएंगे। इसको कैसे याद रखेंगे, तो हम कहेंगे आओ उल्लू पीछे पीछे, यानी कि पीछे पीछे मतलब क्या हो गया? पश्च स्वर। और हमने कहा आओ उल्लू, यानी कि आओ मतलब यहाँ पर देख सकते हैं आप आवी है और यहाँ पे ओ भी है, यानी कि आओ उल्लू। उल्लू मतलब छोटू ऊ से शुरू होगा और बड़ू ऊ, इन दोनों को हम लेंगे किसमें? पश्च स्वर में। और ओ जब ले लिया तो ओ को भी ले लेंगे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।